है कोई ऐसा? उससे पहले ये बताइए, क्या मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है? हाँ सर, अभी लोड हो रही है। आवाज आ रही परफेक्ट? यस सर। ओके सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का आज है लेक्चर नंबर 2। कल हमने अपनी कहानी प्रारंभ की थी, इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटोलॉजी, एंड उसके बाद बच्चे हमने कुछ इंपॉर्टेंट हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो सर, कल हमने क्लाइमेटोलॉजी की कहानी को प्रारंभ किया था, जिसमें गैसेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। आगे बढ़ने से पहले उन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करते हैं सर। अभिषेक चौहान, बच्चे प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है जी हाँ, चलिए कॉपी पेन लेके बैठना, किसी भी बच्चे की वीडियो स्विच ऑफ नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, क्लियर है? एवरीवन क्लियर है सर? यस सर। सबसे पहले एक चीज मुझे कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियरली विजिबल है? यस सर। यस सर। आवाज आएगी और स्क्रीन दिखेगी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चैन से सोने वाले जाग जाएं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सर, क्लाइमेटोलॉजी में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था, बताइए? सर क्लाइमेटोलॉजी में बच्चे हमने सबसे पहला पॉइंट कौन सा देखा था? डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर। जो बच्चे आज की क्लास पे नए हैं, 1 से 2 दिन आपको टाइम लगेगा मेरे साथ कॉप अप करने में, तो प्लीज हैव पेशेंस। अगर आप कल की क्लास में आए थे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। किसी भी कारणवश, सर मैंने खाना ज्यादा खा लिया था इस वजह से मैं क्लास में आ नहीं पाया, तो डिस्क्लेमर है, ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, प्लस में जिनके बैकलॉग्स हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के बैकलॉग्स अभी चेक नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मैं चेक करूं उस दिन आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड वो काम कभी भी हो सकता है। चलो सर, क्लाइमेट वर्ड को हम कब यूज करते हैं, बताइए? एवरेज ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। सर वेदर? शॉर्ट टर्म के लिए। डे टू डे। शॉर्ट टर्म। डे टू डे। भैया ये किसका माइक ऑन है? क्या चाहते हो? चलिए सर, वेदर वर्ड आपका यूज होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, क्या क्लाइमेट, जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्या हम एक विश्व स्तर पे करते हैं, बताइए? यस सर। यस सर। आप देखो, विश्व में आपका भारत भी आ गया। ठीक है, जस्ट कॉमन सेंस। बट वो एक लाइन है ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन सम कॉमन पीपल, सुना होगा, यस सर। है ना? तो कॉमन सेंस है कि सर क्लाइमेट वर्ड हम जब भी यूज करेंगे हम विश्व के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
वेदर सर ये किसी एरिया, किसी स्पेसिफिक रीजन का भी हो सकता है, स्पेसिफिक रीजन। क्लियर है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ आपका युगांडा, आपका युगांडा का क्लाइमेट कैसा है? क्या ये स्टेटमेंट, क्या मेरा क्वेश्चन सही है? नो सर। वादे जाने को तो ये नहीं पता होगा युगांडा क्या है सर जी। Country is ये क्या लिख दिया आपने? चलो इतना तो पता है एटलीस्ट कंट्री है। और कुछ युगांडा के बारे में? South Africa में। गुड। कैपिटल और कुछ? कंपाला। जी कैपिटल हाँ। कंपाला। क्या? कैपिटल कंपाला। अच्छा कैपिटल, कैपिटल, ओके गुड। गुड पूजा, सीडीएस पक्का है आपका, क्योंकि कुछ आप जानते हो कुछ मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो सर, युगांडा का क्लाइमेट कैसा है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर युगांडा का वेदर कैसा है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? युगांडा का वेदर कैसा है? वेदर कैसा है? Weather. युगांडा का। वेदर। लेकिन अब मुझे बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका में चलते हैं। साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब मुझे बताओ मुझे क्या बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीका का वेदर कैसा है या फिर साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट कैसा है? साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट कैसा है? साउथ Climate. अफ्रीका का क्लाइमेट कैसा है, यानी क्लाइमेट के लिए क्या मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि मुझे एटलीस्ट एक एरिया चाहिए जो थोड़ा सा बड़ा हो। मतलब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अमन रोशन नमा बेंगलुरु में रहता है तो मुझे बताओ नमा का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, Yes, sir. समझ पा रहे हो? एम आई Yes, क्लियर? फॉर yes, sir. एग्जाम्पल राज मध्य प्रदेश के किसी जिले में रहता है, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि वो जिस जिले में रह रहा है वहां का क्लाइमेट कैसा है। नहीं, हम वहां के वेदर की बात करेंगे। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ नॉर्थ इंडिया का या सपोज साउथ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, अब सर साउथ इंडिया आपका काफी बड़ा हो गया, ठीक है, वहां पे मैं एक बड़े से एरिया की बात कर रहा हूं। बट क्या मैं ये बोलूंगा कि मुझे बताओ बेंगलुरु का क्लाइमेट कैसा है, हैदराबाद का क्लाइमेट कैसा है? नहीं सर, मैं वहां के स्पेसिफिक रीजन्स के अकॉर्डिंग वहां के वेदर की बात करूं। अब जनरल लाइफ में आप बोल सकते हो कि सर आज यहाँ पे जो है जलवायु थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी सी ठंडी है। बट अगर एग्जैक्टली आप अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी देखोगे तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। क्या ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई? yes, sir. Yes. sir, सर इसके अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें, टेम्परेचर हो गया सर, आपका रेनफॉल हो गया सर, आपका ह्यूमिडिटी हो गया सर, आपका विंड हो गया सर। इन सभी फैक्टर्स को हमें एक एवरेज ड्यूरेशन पे स्टडी करना है, यानी कि विश्व लेवल पे स्टडी करना है। ठीक है, याद रखना हम किसी स्पेसिफिक रीजन का, कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई बाड़मेर जिले में रहता है, राजस्थान, ठीक है, मैं वहां का टेम्परेचर कैसा, रेनफॉल कैसा, ह्यूमिडिटी कैसी, विंड कैसी हो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको इतना काबिल बना दूंगा कि आप खुद ही वो चीज पता कर लो। मैं आपको क्या बताऊंगा कि अपना वो जो वेस्टर्न वाला एरिया ना, वेस्टर्न इंडिया, वहां का क्लाइमेट कैसा है, फिर तुम खुद अंदाजा लगा लोगे। आई समझ? क्लियर हुआ? क्या मैं तुम्हें सिर्फ इंडिया का भी क्लाइमेटिक पैटर्न समझाऊंगा तो उससे आप अंदाजा लगा लोगे कि सर वेस्ट में क्या कंडीशंस बनेगी। आई समझ? क्लियर हुआ? इसी में फिर आपके और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ग्लोबल विंड पैटर्न, उसके बाद आपका एयर मास क्लासिफिकेशन एएमसी, देन एमॉक, एमॉक इसमें नहीं आएगा, वेट, एएमसी हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन, इस बार इससे क्वेश्चन भी देखने को मिला था। अच्छा मजे की बात पता है क्या है, जब मैं यूट्यूब पे इसको पढ़ा रहा था 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज में,
यूट्यूब पे आप सभी ने देखा होगा, काफी वीडियोस आई थी उस टाइम पे। तो पहला लेक्चर था मेरा टेम्परेचर इन्वर्जन का, 15 मिनट लिए थे मैंने समझाने को, 15 मिनट। और क्लास के लास्ट में बोला था कि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में क्वेश्चन आया, जाके देखना सरफेस इन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा गया। कुछ नहीं, वो टेम्परेचर इन्वर्जन की कहानी आपसे रिलेट करवा रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2-3 सालों में ये यूपीएससी का फेवरेट बन गया। ठीक है सर, इसके बाद जब हम ओशियनोग्राफी में चलेंगे तो वहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट देखने, उसके बाद हम एमॉक के ऊपर चलेंगे सर, फिर सर हम सैम के ऊपर चलेंगे, और इसी तरीके से कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी हम सीखेंगे, ताकि पेपर में कहीं से भी सवाल आए, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस एक स्लाइड के ऊपर मैं आपको कल की कहानी समराइज करके बता रहा हूं। सर मैंने आपको बताया था एयर के बारे में। अच्छा, एयर और विंड में डिफरेंस होता है, मैं पहले ही बता रहा हूं क्या डिफरेंस होता है, ये हम कल वाली क्लास में देखने वाले हैं डिटेल के साथ। सर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है सर? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस में 3 प्रमुख गैसें मैंने आपको बताई थी। पहला क्या था सर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ये क्या था भैया? नाइट्रोजन सर जी। Oxygen. नाइट्रोजन। डाइऑक्साइड। सबसे पहले नाइट्रोजन की कहानी को देखते हैं। अच्छा, क्या इससे पहले मैंने आपको गैसेस का ऑर्डर नहीं लिखवाया था? Yes, sir. जी हाँ, हम तो सो रहे थे सर उस टाइम, हमें कैसे याद होगा, इसीलिए तो रिवीजन करवा रहा हूं। सर मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। वो Argon. CO2 कौन लगाने की सोच रहा है? लगाओ CO2 जल्दी से। CO2 फेंक के मारूंगा सर जी। जी हाँ, लगाओ CO2। कोई है CO2 वाला? हाँ जाग लो कॉपी में, ऐसा कुछ पढ़ाया तो था सर, कल ही पढ़ाया था। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? Argon. आर्गन। उसके बाद CO2. CO2। अभी रुको, एक आध 30 मार्क का निकालता हूं मैं इसमें से। संजू, संजू जी यस कैसे हो? सर। ऑल गुड? यस सर। अभी तक तो बढ़िया था सर, आगे का पता नहीं। जरा मुझे बताना, कॉपी में मत झांकना, देख रहा हूं ठीक मैं है। आपको। ठीक है, ठीक। बताइए। बताइए संजू जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% सर। 0.03। 03%। पक्का? कंफर्म? पक्का सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सच में 30 मार्क है यार, ग्रेट। चलो, तो सर CO2 की परसेंटेज याद रखेंगे, दैट इज 0.03%। एग्जामिनेशन में ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको अपना आंसर एक्यूरेट रखना है, दैट इज 0.03%। आई समझ? चलो, नीचे की भी कुछ केसेस मैंने आपको लिखवाई थी, इन केस पूछ ले। सर क्रिप्टॉन, देन Xenon. xenon, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इतना क्लियर है? Yes, sir. अब नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं सर। नाइट्रोजन में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, दैट इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव। मुझे बताओ, नाइट्रोजन हमारी धरती पर कितना प्रतिशत है? धरती के वायुमंडल में 78। 78%। सर इतने ज्यादा नाइट्रोजन की क्या जरूरत पड़ गई? इतने ज्यादा नाइट्रोजन की क्या जरूरत पड़ गई? ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस करते हैं सर ये, और एक्सेसिव कंबशन को बिल्कुल सही, करता है। प्रिवेंट्स पेस ऑफ फायर, आग लगने से बचाता है। ठीक है,
चलो, सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन या तो आपसे प्रोसेस को लेके पूछेगा कि कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्वड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। एनडीए में इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं ज्यादा है, अगर सीडीएस में आता है तो स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या है सर? सॉयल, ये क्या है सर? दिस इज ट्री। ठीक है सर, इन्हें ग्रोथ के लिए, इन्हें सर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? Nitrate. ग्रोथ के लिए क्या चाहिए सर? नाइट्रेट। नाइट्रेट है कहां से लेते हैं सर? सॉयल से। Nitrogen. बट सॉयल में नाइट्रेट प्रेजेंट ही नहीं होता है, लेकिन सर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। तो कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को सर सॉयल में लेके जाते हैं सबसे पहले। प्रोसेस नंबर 1 यहां लिख दे रहा हूं मैं। नाइट्रोजन आपका सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कहां जाएगा? बैक्टीरियाज के नाम लिख लो इसी में। राइजोबियम, राइजोबियम, और बताओ? एनाबेला, Azotobacter. अज़ेकोबैक्टर, Annabia. Annabina. एनाबिना। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बैक्टीरियाज जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सर सॉयल इन्हें नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपकी ये ट्रीज इन्हें क्या करेंगी सर? एब्सॉर्ब करेंगी। मतलब एक बार भी अगर आपने पिछले 24 घंटे के दरमियान रिवीजन किया होगा तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसी चीजें हैं ये कि जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कि सर सॉयल है, पेड़ है, ग्रोथ के लिए नाइट्रेट चाहिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। अब सर एटमॉस्फेयर से क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सॉयल में नाइट्रोजन है नहीं, तो नाइट्रेट बनेगा कैसे? सर एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया है सर, राइजोबियम, एनाबिना, एज़ेकोबैक्टर, वो सर सबसे पहले नाइट्रोजन को लेके आएंगे सॉयल में, वो कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, फिर ट्रीज उसको एब्सॉर्ब करेंगी। ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अब आप कहीं पेड़ देखोगे तो जो इस बैच में नहीं है उसके लिए वो नॉर्मल पेड़ है, आपके लिए सर वहां पे एक प्रोसेस चल रही है। ठीक है, आपके लिए सर वहां पे एक प्रोसेस चल रही है, और इसी टेस्ट को कहते हैं, चलो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है सर। इसी टेस्ट को कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। लेकिन डिस्कस करोगे क्या जब लिखोगे? लिखने के लिए तुम्हें परसीव करना आना चाहिए, परसीव करने के लिए इमेजिनेशन होगी। तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं आपको एसएसबी में भी हेल्प करता है इमेजिनेशन बढ़ाने में। ठीक है जी हाँ, प्लस में इसी टॉपिक से अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके जो भी आप कह सकते हो कि प्लस पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसी को हम देखेंगे सर एनवायरमेंट में। सर मैं तो 30 मार्क का हूं, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और ये नहीं सर, ये तो नहीं आती, ये मत पूछो, ये सब क्या है, ये मोह माया नहीं आती सर। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा एनवायरमेंट, मुझसे आप पूछो क्लाइमेट चेंज, समिट्स बताऊंगा सर, समिट्स। क्वेश्चन कितना आता है? 1। जी हाँ, बाकी 119 नहीं सर, मेरा तो उसी एक से हो जाएगा, वो 119 मेरे लिए थोड़ी ना है। तो याद रखना, जो आपको एक कनेक्टिविटी बना के दे रहा हो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनको मेरा पढ़ाया कम समझ में आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कहीं और से अगर पढ़ना है तो ये बात याद रखना कि एक कनेक्टिविटी अगर आपकी नहीं बन रही, किसी ने आपको डायरेक्ट एनवायरमेंट में घुसाया, तो उस टीचर से मत पढ़ना। ठीक है, याद रखना इस बात को, नहीं तो पूरा सब्जेक्ट चौपट हो जाएगा। चलो मुझे बताना क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. मुझे बताना क्या इतना क्लियर है? चलो Yes, sir. इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। एक स्लाइड के ऊपर मैं अब आपको
तीनों गैसेस के यूजेस लिखवा रहा हूं। नाइट्रोजन का हमने देख लिया, थोड़ा सा हम CO2 के ऊपर आते हैं। आधी जनसंख्या को समस्या CO2 और वाटर वेपर में होगी। रीजन सर, पहला हमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, दूसरा हमने रिवीजन नहीं किया, तीसरा हमने वीडियो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, चौथा हमने ब्लैंक पेपर मेथड फॉलो नहीं किया, और पांचवा क्लास में सोने की आदत। महंगी नींद लेते हैं सर हम, पैसे देने के बाद भी। जी हाँ सर, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। बताओ, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. लास्ट टाइम मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है? ये क्या है सर? लैंड। ये क्या है सर? अरे भाई अपना सन। सर इससे रेज आ रही है। अच्छा सुनो, जो रेज आपकी सन से आती हैं, जो वेव्स आपकी सन से आती हैं, उन्हें बच्चे हम नाम देते हैं शॉर्ट वेव। तो कल को वो वर्ड यूज करे शॉर्ट वेव, तो समझ जाना जो रेस आपकी सन से आ रही है। सर इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इंसोलेशन। वो रेस जो गर्मी लेके आ रही है, सूर्य ताप, उसके लिए बच्चे हम वर्ड यूज करते हैं इंसोलेशन। ठीक है? नीचे क्या है सर? CO2 है, CO2 है, CO2 है। CO2 सर इसको आने देगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट फॉर इंसोलेशन। सर ये इंसोलेशन कहां से आ रही है? सन से। क्या ये कुछ रेडिएशन की तरह काम कर रही है? रेडिएट हो रही है? जी हाँ। तो इसके लिए बच्चे आप वर्ड यूज कर सकते हो सोलार रेडिएशन। सूर्य से आने वाली तरंगे, रेडिएशंस, वेव्स। तो ट्रांसपेरेंट टू, ट्रांसपेरेंट यानी कि जो पास करने दे रहा है, ट्रांसपेरेंट टू सोलार रेडिएशन। स्टेटमेंट आएगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज ओपेक टू सोलार रेडिएशन। ओपेक टू सोलार रेडिएशन, स्टेटमेंट गलत गया। CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस पता है? हाँ मन रोशन, सोलो पहले। No, sir, actually. थोड़ा सा हाँ पढ़ाई वढ़ाई होती रहती है, सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इमेजिनेशन कर रहा था। ऐसे कौन सी इमेजिनेशन होती है आंखें मल के? देखो यही तो फायदा है, वीडियो ऑन है आपकी, सो नहीं सकते मेरी क्लास में आप। तो नहीं आप सर। ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, मैं Yes, वहां sir. आके पूछ लूं। ठीक है Yes, yes. चलो। CO2 इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। ट्रांसपेरेंट यानी आने देगा, ठीक है? ट्रांसपेरेंट यानी आने देगा। ओपेक वर्ड अगर वो यहां पे यूज करेगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओपेक मतलब जो आर पार नहीं होने दे रहा, ठीक है? अब सर यहां पे बेसिकली आपकी रेडिएशन आ रही है, ठीक है? सर ये आपकी सतह क्या गर्म हो जाएगी? वार्म, वार्म। सर जब ये गर्म होगी, अब इसको ऐसे समझो कि आपने एक लोहे की छड़ी गर्म की अपने दोस्त को मारने के लिए, लेकिन जब तक आपका दोस्त आया तब तक वो लोहे की छड़ी ठंडी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सर उसने एक टाइम के बाद हीट को रिलीज किया, हीट को रिलीज किया। तो सर बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लैंड है ये गर्म है, ये भी रात में या उससे पहले इवनिंग टाइम में थोड़ा सा हीट को रिलीज करने की कोशिश करेगा, हीट को रिलीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या कि CO2 की वजह से, CO2 भैया कुछ तो आपका एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ पार्ट भैया आपका एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड कुछ पार्ट वो क्या कर देगी सर? रिफ्लेक्ट बैक, यानी वापस भेज देगी। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है कि आपकी जो धरती की सतह है उस पे ये जो हीट वर्ड है यानी गर्मी, ये मेंटेन है सर। ये मेंटेन है सर। अब आप लोग कहते हो सर तो इतनी ज्यादा में गर्मी क्यों लगती है? भैया सारा कर्म कांड आप ही का किया हुआ है, हम ह्यूमंस ने क्या किया? हम ह्यूमंस ने क्या किया?
सर सर वो हमने reflect- फॉसिल जलाए, हमने सर कोयला जलाया, हुआ क्या इससे? CO2 की मात्रा बढ़ी। जी हाँ। अच्छा, नेचर को पहले से पता था कि मानव ऐसा करने वाला है? मानव या नहीं बोला, मानव नहीं, ह्यूमंस, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस। तो नेचर ने सर हमें पेड़ दिए थे, ट्रीज, कि CO2 बढ़ेगा तो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगी, कंट्रोल कर लेंगी। हमने इसे भी नहीं छोड़ा सर, इसे भी काट दिया। अब दिक्कत क्या है कि जितना CO2 का परसेंटेज बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी। अच्छा, हो कहां पे रहा है दोनों प्रोसेस? धरती की सतह के आसपास। तो पॉइंट नोट करो कि सर यही वाला एरिया तो आपका गर्म होगा, यही वाला एरिया तो आपका गर्म होगा, ठीक है, यही वाला एरिया तो आपका गर्म होगा। और इसी को जब आप, ये जब विश्व स्तर पे आप देखते हो कि सर विश्व में कई जगह पे चीजें हो रही, तो विश्व के लिए आप वर्ड यूज करते हो ग्लोब, ग्लोबल, ग्लोबल, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हो सर? ग्लोब, यानी ग्लोबल। मैं विश्व लेवल पे बात कर रहा हूं सर। क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है सर, वार्मिंग हो रही, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? यस सर। सर एक डाउट था, पूछो। सर वो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है जो आपने बोला कि रिफ्लेक्शन जैसे? देखो, CO2 जब ये हीट निकल रही है ना, तो कुछ तो अपने पास रख ले रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। अब ध्यान से एक बात ये विजुलाइज करो कि ज्यादातर गैसेस आपकी जो है वो धरती की सतह के आसपास होंगी। क्यों सर? ग्रेविटी की वजह से। भाई गुरुत्वाकर्षण बल आपका सबसे ज्यादा धरती के आसपास लग रहा है, यस सर। तो गैसेस को नीचे खींचेगा। यानी कि अगर ये आपका लैंड है तो इस एरिया के आसपास बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। जितना एल्टीट्यूड बढ़ाओगे उतनी गैसेस कम होंगी। मानते हो उस बात को? यस यस। यानी कि सर जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा उतना ज्यादा वो चीजों को, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को बाहर निकलने नहीं देगा। कुछ तो एब्जॉर्ब कर रहा है एंड कुछ उसका जो पार्ट है उसको वापस धरती पे भेज दे रहा है, जिसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन, की रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। यस सर। कुछ पार्ट आपका वापस धरती के ऊपर भेज दे रहा है, कुछ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है कि या तो आपकी धरती या तो उससे लगी जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो रही, तो आपको गर्मी लग रही, ठीक है। और यस इसी में, चलो ये तो ठीक है, ये बेसिकली एक अच्छा प्रोसेस था ताकि आपका जो टेम्परेचर है एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन रहे। 25-30 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन एनफ। बट ये जो आप देख रहे हो ना 41, 45, 47, ये इसका है सर, ये इसका नतीजा है सर, क्योंकि यस CO2 की मात्रा बढ़ रही है। जितनी बढ़ेगी उतना एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। यस सर। है ना? कैसे पढ़ लोगे? राइट। सर इसीलिए सर कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट। आवाज नहीं आ रहा था सर। हेलो 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 हेलो। सर अभी आ रहा है, अभी आ रहा अभी ठीक है? अभी कोई नहीं, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था कि अब जब मैं आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग एज अ इशू, एज अ चैलेंज, तो एटलीस्ट आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। आपको वो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है सर, Yes. तभी तो आप टॉपिक को रिलेट कर पाओगे। इस एग्जामिनेशन में रिलेटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट को पकड़ना, कैच करना, रिलेट करना, ये बिना कंसेप्ट के नहीं आएगा सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किसी को एटलीस्ट ये तो डाउट नहीं होगा कि सर हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा। चलिए सर, ये हो गया अबाउट CO2। यहीं पे मैं वाटर वेपर की भी कहानी लिख रहा हूं, ठीक है। यहीं पे बच्चे मैं वाटर वेपर की भी कहानी लिख रहा हूं। अच्छा चलो, मैं एक पॉइंट कह सकता हूं क्या? जितना ज्यादा CO2 होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। यस सर। बताओ, कह सकता हूं? तो कल को ये भी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि क्या CO2 का संबंध, क्या CO2 का संबंध रेडिएशन एब्जॉर्प्शन से है? अगर है तो कैसा है? क्या CO2 बढ़ाने पे रेडिएशन एब्जॉर्प्शन घटता है या बढ़ता है? तो ये कनेक्टिविटी भी आपको पता होनी चाहिए।
अनुराधा समझ में आ रहा है? सो गई क्या इतनी जल्दी? यस सर आ रहा है। क्या हो गया, तबीयत नहीं सही क्या? नहीं सर है। आवाज से नहीं लग रहा। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं कर रही बता थी। दो क्या हो गया। नहीं सर कुछ नहीं, बस वो मैं रात वो को सोई नहीं रात इसलिए। को सो नहीं पाई क्यों? उसका कारण मैं तो नहीं था। नहीं सर मतलब मैं पूरी रात ही नहीं सोई हूँ। वो 3 बार? हाँ सर। ओके, अगर उसके लिए आपने अपनी रात खराब की है तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 बार लिखने के बाद ना उस टॉपिक को, मतलब 2 बजे मैं जगा के भी पूछूं कि बताओ व्हाट इज टेफ्रा, व्हाट इज लहर, व्हाट इज तीन पायरोप्लास्टिक बर्न्स, भाई बैठ जाएगा दिमाग में। सर मान लो 3 इस बार बात तो नहीं लिख पाई, लेकिन 3 बार तो नहीं लिख पाई, लेकिन मैं जो वीडियोस मतलब चालू कर करके मतलब फिर मैं नोट्स बना रही थी साथ साथ में। कोई नहीं, कुछ भी करो बट उस चीज को रिपीट कर लो। 3 बार देने का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आप एटलीस्ट उस टॉपिक को रिपीट करो, ठीक है? एटलीस्ट आप उस टॉपिक को रिपीट करो दोबारा से जाके, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा यस सर। अनटिल एंड सर आपका कनेक्शन नेटवर्क नहीं आ सर, सुनाई नहीं दे रहा है सर। ओके। मैं ये कह रहा था कि YouTube पे मैं डेफिनेटली पढ़ाता हूँ, बट YouTube पे मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना उनके काम का है। तुम्हें क्या लग रहा है वहां पे मैं ऐसे इंडो नेपाल रिलेशन पढ़ाऊंगा 3 घंटा? नहीं यार, उनके लिए 15-20 मिनट का बहुत है, ठीक है? तो अगर आपने पैसे खर्च किए हैं तो चीजों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, मजा आएगा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? चलो, मतलब पॉलिटी पढ़ोगे तो तुम्हें ये ना एहसास होने लगे कि सर बस अब सीधा कोर्ट में ही चलते हैं, सारी नौकरी हटाओ, सीधा चलते हैं कोर्ट में, केस वेस लड़ते हैं। सर ये धारा ऐसे लगेगी। सर चलिए सर, वाटर वेपर के यूजेस लिखते हैं बिकॉज अमन रोशन अब बोर हो रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर। वाटर वेपर, अच्छा वाटर वेपर भैया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा संभावना लग रही है, अगर मैं वेटेज लिखना चाहूं कि कैसे क्वेश्चन आना चाहिए, वाटर वेपर, उसके बाद ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जी जिसे आप कहते हो, तब जाके कहीं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। रिवाइज भी आपको इसी इंपॉर्टेंस में करना है कि एक बार ये छूट जाए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये दो तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है? चलो सर, वाटर वेपर की कहानी को लिखते हैं। हाँ जी, क्या समुद्रों की कमी है अपने धरती पे? नहीं सर। नहीं है No, sir. सर, सूरज तो यहां पर भी है, ये शॉर्ट वेव्स तो यहां पर भी आएंगी। ये क्या है सर? लिक्विड, गर्म होगा सर, इवेपोरेशन होगा सर। जी हाँ, इवेपोरेशन, वही वाला वाष्पीकरण, भगोने में पानी भर के गैस पे लगाते हो, भाप बन के निकलती है, भाप, वही मोमोज वाला भाप, स्टीम। स्टीम मोमोज दे दो भैया, 20 रुपए वाली प्लेट, चटनी एक्स्ट्रा देना भैया, 2 लोगों को खाना है। फिर तुम लेते हो एक सेल्फी, पोस्ट करते हो इंस्टा पे, और उसी टाइम तुम्हारा कोई नालायक दोस्त फोटो को भेजता है तुम्हारे पापा के फोन नंबर पे। अब तुम सोच रहे हो किसने भेजा? जी हाँ, सोचते रहो, अमन के साथ हो चुका है इवेपोरेशन, ठीक है सर? इवेपोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर? इवेपोरेशन कैसे? सूर्य से किरणें आती हैं, वर्ड अगेन इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन, आप कुछ भी कह सकते हो, शॉर्ट वेव होगी, याद रखना। सर लिक्विड को गर्म कर रहा है, यानी वो जो समुद्र का पानी है उसको गर्म कर रहा है, धीरे धीरे आपका वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा। अब किसी को अगर ये डाउट है सर दिखता क्यों नहीं है वो भाप, भैया बड़ा ही धीमा प्रोसेस है, और वो इस तरीके से होता है कि नेकेड आई से आपको चीजें विजिबल नहीं होंगी, ठीक है? चलो सर, इवेपोरेशन हो रहा है,
तो हमें क्या सर, यहीं से तो पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या वाटर वेपर आपकी एक वेरिएबल गैस है? यस सर। क्या सर वाटर वेपर आपकी एक वेरिएबल गैस है? जी हाँ सर। Yes. कैसे? अरे हर टाइम इवेपोरेशन समान है थोड़ी ना होगा। कभी धूप ज्यादा है, इंसोलेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, कभी कम है तो इवेपोरेशन कम हो गया। तो वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस। जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे, जैसे जैसे अपनी हाइट बढ़ाओगे, वाटर वेपर आपका डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सर इवेपोरेशन सबसे ज्यादा समुद्र के आसपास ही तो होगा। जब समुद्र से जितना दूरी बढ़ाओगे, जितना हाइट बढ़ाओगे, सर वाटर वेपर का परसेंटेज डिक्रीज होगा। नॉर्मली कितना होता है सर? 4%। नॉर्मली कितना होता है सर? 4%। कहां पे देखने को मिलता है 4%? warm areas, warm and wet areas. एरिया एंड वेट ट्रॉपिक। सर व्हाट इज दिस ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिकल एंड कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन। अभी ये तो समझ में आया नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो, वार्म एंड वेट ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ एरिया से भी रिलेट कर सकते हो अभी के लिए। सर पॉइंट नंबर 2 ट्रू और ट्रू? पॉइंट नंबर 2 भी ट्रू है सर। ड्राई एंड कोल्ड एरियाज, ड्राई एंड कोल्ड एरियाज, क्या ये परसेंटेज Less than 1% से भी कम हो जाता है? यस Yes, सर। sir. यस सर। परसेंटेज इज लेस देन 1। ठीक है, चलो इतना समझ में आया? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो। सर वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस होता है सर? ह्यूमिडिटी आप कहते हो नमी को, ठीक है? यस सर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। दैट इज वाटर वेपर का अमाउंट कितना है वो दर्शाता है ह्यूमिडिटी को। ओके। एंड वाटर वेपर तो वाटर वेपर है, मतलब वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इंटर रिलेटेड है, बट वाटर वेपर का अगर आप अमाउंट में बात करोगे कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है स्पेसिफिक रीजन की हवा में, वायु में, एयर में, उसको आप ह्यूमिडिटी कहते हो। क्लियर है? यस सर। सो लाइक अभी जैसे आपने बोला कि 4% है होता है, तो वो हाँ। मैं हर जगह, जैसे आपने क्लाइमेट के बारे में बोला, वेदर के बारे में बोला, वो ऐसे ये भी वेरी करेगा ना हर प्लेस के लिए? क्या ह्यूमिडिटी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल वेरी करेगी भाई। ह्यूमिडिटी डिपेंड किस पे कर रही है? वाटर वेपर पे, तो ह्यूमिडिटी भी वेरी करेगी ऑफ कोर्स, अगर वाटर वेपर वेरी करेगा तो। ओके सर। ठीक है? तो इफेक्ट हो गया जो कि वाटर वेपर ने कॉज किया अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से। मैं सुन तो नहीं पाया क्या क्या बोला, बट सही बोला होगा। चलो सर पॉइंट नंबर 3, ठीक है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। हाँ नितिन देख लो क्या लिखवाया था सर ने, देख लो देख लो, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। खोल लो कॉपी। याद है सर। हाँ अभी तो याद आ ही गया होगा, कॉपी में पड़ गई नजर। फिर इक्वेटर से हम जाएंगे पोल की तरफ, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज होगा। परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज होगा। एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन किया है सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर, वाटर वेपर आपका एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। मैं अब डायरेक्ट कीवर्ड्स लिख रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए टाइम कम है। एक सर ब्लैंकेट की तरह काम करेगा, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। जरा मुझे एक स्टेटमेंट बताना, सही है या गलत? डेजर्ट्स आर एसोसिएटेड विथ इनस्टेबिलिटी। गलत है Yes. सर। Wrong, wrong, sir. मुझे एक चीज ये बताना, माउंटेन या हाई एल्टीट्यूड्स आर एसोसिएटेड विथ स्टेबिलिटी। False. No, sir. यस अब मुझे एक चीज ये बताओ, चेरापूंजी, चेरापूंजी इज एसोसिएटेड विथ Instability. स्टेबिलिटी। True. Instability. Yes, sir. Sir. Instability. इनस्टेबिलिटी, गुड।
चेरापूंजी इज एसोसिएटेड विथ इंस्टेबिलिटी। अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इंस्टेबिलिटी जब भी आप ज्योग्राफी में सुनेंगे आप वर्ड यूज करेंगे उसकी जगह पे रेनफॉल। इंस्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द रेनफॉल, स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द नो रेनफॉल। ठीक है, बाकी डिटेल से जानने के लिए कल की क्लास का आप रुक कर सकते हैं। आज की कहानी बच्चे हम आगे बढ़ाएंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से। 45 मिनट रिवीजन करवाने के बावजूद अगर किसी बच्चे के दिमाग में चीजें नहीं बैठी तो आप इस तैयारी को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, नहीं मतलब छोड़ना नहीं है, एफर्ट ज्यादा मारो। चलिए सर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे आते हैं। बेसिकली इसको आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हो। इस टॉपिक में 1 घंटा जाएगा, तो वापस मिलेंगे 2:30 बजे और क्या। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए आगे बढ़े। जी यस सर। सर। ये बनाओ डायग्राम, पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। थोड़ा सा सर अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं। जी हाँ, ये यार भाई, चलो इसको इमेजिन करो एज ए इक्वेटर, 0 डिग्री। ये डायग्राम अभी आपको बहुत हल्का लग रहा है ना, ग्लोबल विंड पैटर्न में ये आपकी जान ले लेगा। जी हाँ, जब पता चलेगा ना हवा कैसे चलती है। सर पूजा जी का वीडियो ऑफ है, सौरभ का वीडियो ऑफ है, और किसने गुस्ताखी की है क्लास में, और कौन है, बाकी सबके ऑन है। गौरव को नींद आ रही है, सो लो सो लो। हाँ सर। प्रधान को प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक भी पी ले, पानी से क्यों काम चला रहा है। नहीं पी लो, क्लासेस होती रहती हैं। कोल्ड ड्रिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, सर कोल्ड ड्रिंक नहीं चलिए। पीता। अच्छा, ये बोलो अकेले नहीं पीता सर, नहीं वो सर, 2 स्ट्रॉ ग्रुप के साथ पीता हूं मैं। ग्रुप में भी नहीं पीता सर। चलिए, इक्वेटर, अच्छा नहीं इधर ही लिखता हूं, इक्वेटर। अच्छा जरा ये बताओ, ये इंग्लिश की क्लास का क्या सीन चल रहा है आजकल। सबसे पहले तो बताओ टाइमिंग वाइमिंग फिक्स है कि नहीं। यस सर, 8 बजे फिक्स है सर, हर रोज। 8 बजे। मजा आ रहा है क्लास में। यस सर, बिल्कुल। यस सर। ये क्या सर बना दिया। मैथ्स का हाँ कब बताओ। से शुरू होगा सर, वो थोड़ा बता दो। मैथ का यार कल से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। नो सर। कोई इन्फो नहीं आया है सर अभी। कोई नहीं, मैं देखता हूँ मैथ्स का, देखता हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है सर। डोंट वरी। ठीक है, वैसे कल से स्टार्ट हो जाना था, उसकी ऑफिशियल डेट तो 17 तारीख की थी मैथ्स की। एक्चुअली मैथ्स के एजुकेटर ना वो मतलब अपनी गर्मियां की, क्या कहते हैं उसे, गर्मी की छुट्टियां मनाने वो गए थे, तो एडवांस में चले गए थे। नॉर्मली सब जून में जाते हैं। आप में से किसी का कुछ प्लान है बार बार जाने का। नहीं सर, अभी No, तो sir. बस एग्जाम और एसएसबी। चलो ठीक है सर, ये आपका सन। मालदीव जा। कौन जा रहा है। सर तनुज। मैं भी जा रहा हूँ। कौन जा रहा है मालदीव्स। सर तनुज। सर जाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। सर और मैंने भी भविष्य जाना है। कहाँ। सर कश्मीर। कश्मीर। यस सर, फादर के पास। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो तो ठीक है, जा सकते हो, उसमें क्या है। अभी ना मैं आप लोग को एक बढ़िया जगह और दिखाता हूँ, मालदीव से भी खूबसूरत जगह, जहाँ तनुज माहौल बना सकता है। मजा आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं। चलो क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद। अच्छा, इंडिया बांग्लादेश की क्लास मिस मत करना, 1 घंटे की प्रॉपर क्लास होगी, 2 पार्ट में करेंगे, थोड़ा सा फिर Yes. हिस्ट्री फिर करंट। तो मतलब वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी जो भविष्य में होने वाली हैं। ठीक है, पूरी प्लानिंग पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी कैसे क्या होने वाला है। तो आज से 1-2 महीने बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो ऐसा ना आपको लगे कि सर ये हमें पता ही नहीं। चलिए सर, अभी आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। सौरभ बोर होते हुए
सर जी हाँ। अब मुझे बताओ सन की जो रेस है वो सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेंगी? इक्वेटर पे सर। इक्वेटर पे। इक्वेटर इक्वेटर पर। यस सर। जैसे जैसे सन की रेस, मतलब मैं जैसे जैसे हाइट बढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्या सन की रेस ऐसे तिरछी पड़ेंगी? यस सर। सर ठीक है, ये सन की रेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? इंसुलेशन। इंसुलेशन। इंसोलेशन हम नाम दे रहे हैं। इंसुलेशन सबसे तगड़ी इंसोलेशन कहां पर है? इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास। क्या इक्वेटर के पास ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे सूर्य की किरणें यानी सूर्य ताप यानी कि इंसोलेशन सीधा आ रहा है, तो क्या ये वाला जो आपका एरिया है ये गर्म हो जाएगा? यस सर। यस सर यस सर। क्या ये गर्म होगा? WARM। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट सी, सबसे ज्यादा मुझे गर्मी कहां पर देखने को मिले? ए के पास। ए के पास। एक के पास। एग्री करते हो उस बात से? यस सर यस सर। एग्री करते हो उस बात से? यस सर चलो, ऑल गुड। क्लाइमेटोलॉजी में एक लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, जब तक क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तब तक काम आएगी। वो एक लाइन आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है। क्लाइमेटोलॉजी लाइन का नाम है सर, 4 शब्द हैं उसमें, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एज इट इज लिख लेना, अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश उसमें मत करना। एज इट इज, जैसा बोल रहा हूं वैसे लिख लेना। जैसा सरफेस वैसी हवा। क्या सर? जैसा सरफेस वैसी हवा। फिर से, जैसा सरफेस वैसी हवा। फिर से, जैसा सरफेस वैसी हवा। लिख रहा हूं मैं यहां पे, ऐसे ही लिख लो। जैसा सरफेस वैसी हवा। जैसा सरफेस वैसी हवा। आप सुनो, अब इस लाइन को थोड़ा सा अप्लाई करो। ये वाला जो सरफेस है आपका, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, क्या ये गर्म है, वार्म है? यस कैसा सरफेस है सर? सर कैसा सरफेस है सर? वार्म सर। वार्म सरफेस। तो हवा कैसी होगी सर? वार्म हवा। हवा भी वार्म होगी सर। अच्छा, गर्म हवा का स्वभाव क्या होता है कि वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। गर्म हवा का स्वभाव क्या होता है कि वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो क्या यहां से चीजें आपको ऊपर उठते हुए देखने को मिलेंगी? यस सर। अब एक पॉइंट और सुनो, यहां पे सर आपकी सूर्य की किरणें उतनी नहीं पहुंच पा रही इस वाले एरिया में, सिमिलरली इस वाले एरिया में। तो यहां पर आपका टेम्परेचर कम है, इंसोलेशन भी सर बहुत कम पहुंच पा रही है, या लगभग ना के बराबर है। तो यहां का आपका जो सरफेस है वो कैसा होगा? कोल्ड। कोल्ड। उससे लगी हुई हवा कैसी होगी सर? कोल्ड विंड्स। कोल्ड होगी कोल्ड। ठंडी हवा का स्वभाव होता है कि वो नीचे बैठती। अब मुझे बताओ, अगर ये ऊपर उठ रही है, अगर ये ऊपर उठ रही है सर, अगर ये ऊपर उठ रही है तो जिधर पे जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में जा रही, तो क्या यहां पे आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा? यस सर। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल रसमलाई रखी थी सौरभ के सर पे, मैंने रसमलाई उठाई और रख दी तनुज के सर पे। सर सौरभ के सर के ऊपर से रसमलाई उठ रही है तो सौरभ के पास से प्रेशर रिलीज हो रहा है, यानी सौरभ के सर को इमेजिन करो ऐसा इक्वेटर, कि सर उसके सर पे से रसमलाई उठ रही, यानी इक्वेटर पे से आपकी हवा उठ रही, तो इक्वेटर पर से प्रेशर आपका कम हो रहा है। बट तनुज के सर पे रखी जा रही है तो तनुज के सर पे प्रेशर बढ़ रहा है।
यानी ये हवा जहां पे जाएगी उधर पे प्रेशर बढ़ाएगी। आई समझ? यस सर। Yes, sir. चलो ये तो हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। याद रखना, अगर हवा ऊपर जा रही है तो क्या इसकी थिकनेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? यस सर। लेकिन जब यहाँ पे नीचे बैठ रही है तो क्या यहाँ की थिकनेस आपको कम देखने को मिलेगी? यस सर। ये हो गया रफ डायग्राम। अब आ जाओ मेन टॉपिक के ऊपर। हेडिंग डालिए सर ट्रोपोस्फेयर। लेयर्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। याद रखना ये दो काम की हैं। काम की इन द सेंस क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको यहां से देखने को मिले। इनसे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते तो इनको हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, मतलब वैसे तो डिटेल के साथ ही देखेंगे, बट इन तीनों लेयर्स पे मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर पे हमारा ध्यान कम होगा। सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे सर ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। याद रखना ट्रोपोस्फीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाले 2 से 3 एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में से ही आए, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो यहीं पे लाई करता है, बाकी चीजें रट्टा मारने वाली। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ देखा, मुझे लगा ये ऊपर आ जाएगा। नीचे बैठ। चलिए सर, यहां से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रेश स्लाइड से। हेडिंग डालिए सर ट्रोपोस्फीयर। पढ़ गई? हेडिंग पढ़ गई सर? यस सर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 एकदम फर्जी पॉइंट, बिल्कुल इससे सवाल आने के चांसेस नहीं है। फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप सुनो काम के पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन आएंगे। पॉइंट नंबर 1 is related to thickness, is related to thickness। अब मुझे ये बताओ, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना, जो आपकी लेयर्स हैं, अगर मैं एक चीज लिखूं कि ट्रोपोस्फेयर विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ योर एटमॉस्फेयर, इसकी थिकनेस कहां पर ज्यादा होगी? इक्वेटर पर या पोल्स पर? पोल्स पर। इक्वेटर पे। ये पोल्स पर किसने बोला? सर मैं चौहान जी। चौहान जी ने बोला या अमन जी ने बोला? अमन सर। हाँ बताओ कैसे? चलो रीजन दो। इक्वेटर वाले तो अभी मैं तेरे को 2 रीजन बताऊंगा, मेरे को पोल का तू एक रीजन दे। चल सर एक क्वेश्चन रीजन। फिर से बोलिए सर। थिकनेस ट्रोपोस्फेयर की कहां पर ज्यादा होनी चाहिए, इक्वेटर पर या पोल पर? ट्रॉपिक्स पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रॉपिक्स पर होनी चाहिए। अरे प्रभु, जो पूछा है वो बताओ यार, ट्रॉपिक्स पर होनी चाहिए, इक्वेटर पर ज्यादा होनी चाहिए या पोल पर? अरे यूज कॉमन सेंस यार, क्या तुम ज्योग्राफी में घुस रहे हो? कॉमन सेंस लगाओ, कहां पे ज्यादा होनी चाहिए? ज्योग्राफी के रीजंस बताने के लिए मैं बैठा हूं, कॉमन सेंस से बताओ कि कहां पर ज्यादा होनी चाहिए, इक्वेटर पर या पोल्स? इक्वेटर। अब आपने जो कॉमन सेंस यूज किया है, जरा इसका रीजन बताना, इक्वेटर पर क्यों? सर क्योंकि हाँ बताओ क्योंकि। ऊपर से जो क्या बोलते हैं वो, जो हवाएं आ रही है ना, तो ऊपर ठंडा एरिया है, तो वहां से हवाएं नीचे की ओर आएंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और जो नीचे की हवाएं हैं वो ऊपर जा रही हैं उसमें। मतलब ये देख के अच्छा लगा कि आपको हवा ऊपर नीचे का समझ में आ गया, बट हवा तो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, ये तो मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा था ताकि आप थिकनेस एटलीस्ट रिलेट कर पाओ। खैर, तो रिलेट आप कर नहीं पा रहे, अब मैं ही बताता हूँ। सर सबसे पहले तो एग्जाम पास करने के लिए याद रखो कि सर इक्वेटर, इक्वेटर पर थिकनेस ज्यादा होगी। अब अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमा के देता है तो पूछेगा आपसे रीजन। ये हो गया सर एसर्शन, ये हो गया सर सर फिर एसर्शन। से बोलिए ना क्या? सर, जो बोल रहे थे वाईफाई का कनेक्शन चला गया। ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस
इक्वेटर पर ज्यादा होगी इन कंपैरिजन विद पोल्स। ये हो गया आपका असर्शन। अब सुनो इसका रीजन, आप सुनो भैया, आप इसका रीजन। रीजन नंबर वन सर, पहला रीजन है आपका इंसोलेशन। पहला रीजन है बच्चे आपका इंसोलेशन। जाहिर सी बात है, इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहां पे पड़ रही है? इक्वेटर पर। इक्वेटर। अब सर देखो, इंसोलेशन आ रही है, उससे लगी सतह गर्म होगी, जैसा सरफेस वैसी हवा, उससे लगी हवा भी गर्म होगी, हवा ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो इसका ये थिकनेस का लेवल बढ़ता नहीं जाएगा? बताओ, यही तो समझाना चाह रहा हूं यस सर। सर। पहला रीजन है आपका इंसोलेशन, पहला रीजन है बच्चे आपका इंसोलेशन। दूसरा रीजन सुनो, ठीक है? दूसरा रीजन सुनो सर, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन सर, व्हाट इज कन्वेक्शन? कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वेक्शन। सर यहां पे क्या ऊपर जा रहा? हवा ऊपर जा रही सर। तो मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स, ठीक है? याद रखना, कन्वेक्शन वर्ड इज जब कोई चीज ऊपर उठ रही, गर्म होके ऊपर उठ रही, ठीक है? कन्वेक्शन इज दी वर्ड यूज फॉर दैट। अब मैं बताता हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो आपने वो मैग्मा वाली कहानी में भी पढ़ाया है। बच्चे, वहां पर भी तो चीजें गर्म होके ऊपर आ रही हैं, वर्ड में कन्वेक्शन यूज कर सकता हूं। जी हाँ, साहिल को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। क्यों साहिल? नहीं सर, आ रही। देखो, आ तो नहीं रही है, झूठ मत बोलो, नहीं आ सकती, क्योंकि कल की क्लास में आप थे नहीं और रिकॉर्डिंग आपने देखी नहीं होगी। जी हाँ, ऐसा है। नहीं सर, आधी देखी थी पर आधी नहीं देखी। हाँ, बस वो आधी अधूरी कहानी में ही तो जीवन चलता है, हमारी अधूरी कहानी। जी हाँ। तो सर पहला रीजन है इंसोलेशन, दूसरा रीजन है कन्वेक्शन, तीसरा रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर ग्रेविटी। दैट इज सर ग्रेविटी। कैसे? आप सुनो, धरती आपकी एग्जैक्टली सर्कल तो है नहीं, एग्जैक्टली राउंड शेप में तो है नहीं, वो Yes, सर sir. जियोइड शेप में, जियोइड शेप में, ठीक है? इसको आप रुको, आप इमेजिन कर पाओ, कुछ इस प्रकार का शेप है। यस। फॉर एग्जांपल आपका रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज इक्वेटर, और ये सर आपका पोल, ये सर आपका पोल। अच्छा, अब पता नहीं आप लोगों ने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट ये तो सुना ही होगा, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यस सर। आर Yes, sir. डिनोट डिस्टेंस। यस सर। चलो, जिसने नहीं पढ़ा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ग्रेविटी जितना बढ़ाओगे, ग्रेविटी जितना बढ़ाओगे, डिस्टेंस आपकी उतनी कम होनी चाहिए। कम जितनी होनी। डिस्टेंस बढ़ाओगे, ग्रेविटी आपकी उतनी कम हो कम हो ज्यादा। जाएगी। ठीक है? ये पढ़ा है आप सभी ने? ये ये पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. यस बताओ, सर। यस सर। अब मुझे ये बताना, इक्वेटर पर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है या फिर पोल पर? यस सर। और इक्वेटर पे सर। Equator. इक्वेटर पे सर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो इक्वेटर। सिंपल सी बात है कि क्या इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होगी? यस सर। यस Yes, यस sir. सर। बट पोल्स पर सर आपकी डिस्टेंस कम है। इस सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्या पोल्स पर बच्चे आपकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? यस सर। Yes, यस sir. सर। ग्रेविटी ज्यादा होगी। अब सिंपल सी बात है कि सर, ए भैया, ओए, उस्ताद बंद कर ले। और अब सौरभ, हाँ सर, बोलो। वो सब नहीं, माइक बंद करके बैठो। यस सर। अरे बंद करो। अभिषेक चौहान, चौहान जी, अलग ही दुनिया में है सर, होने दो जो हो रहा है। तो सर पोल पर आपकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। अब सुनो,
जितना ज्यादा ग्रेविटी कम, क्या हवा के पास उतना फ्रीडम है ऊपर उठने का? यस सर। क्योंकि भाई ग्रेविटी कम है तो वो खींच ही नहीं पा रहा ना हवा को, बट पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है तो क्या वो हवा को बैठा रहा है, खींच रहा है अपने पास? सर यही तो हमने ऊपर पढ़ा, हमने तो ऊपर यही पढ़ा। तो सर तीसरा रीजन है आपका ग्रेविटी, जिसकी वजह से आपको थिकनेस ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी इक्वेटर के ऊपर, एंड जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे थिकनेस आपकी कम होती जाएगी। क्लियर है? थिकनेस मतलब मोटाई, चौड़ाई। डन? यस सर। सर ये 3 Yes, रीजन याद रखना, एक आध रीजन पक्का एग्जाम में घुमा के पूछेगा। सर चलो, हाँ जी, सर हाँ वीरे बोल। सर ये रीजन 1 एक बारी वापस एक्सप्लेन कर देना। इंसोलेशन नथिंग भैया, इंसोलेशन मतलब सूर्यताप। सूर्य से सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर आ रही है? जहां पर सूर्य की किरणें सीधी जाएंगी, इक्वेटर पे जा रही हैं। अब इक्वेटर की सरफेस पे अगर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तेजी से आ रही हैं, सबसे तगड़ी पड़ रही है, तो इक्वेटर का जो सरफेस है वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। जैसा सरफेस वार्म सरफेस, वैसी हवा वार्म एयर। समझ में आ गया? यस सर। क्लाइमेटोलॉजी में अगर आपको ये लाइन याद है ना, आप कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे उड़ा दोगे। पूरा ग्लोबल विंड पैटर्न इस एक लाइन के ऊपर बेस्ड है, जैसा सरफेस वैसी हवा। सर इस स्लाइड से ठीक एक है? बार डेंसिटी वाला भी बता दो। डेंसिटी? यस सर, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात खत्म। समझ गया ना? यस सर। भाई देखो, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? कुछ और को पता होगा। बहुत सारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीए कर रखा है, 10वीं के बाद उन्होंने साइंस की किताब का मुंह भी नहीं देखा है, बुक कवर भी नहीं देखा है। उन्हें अगर मैं अभी से प्रेशर डेंसिटी बताने लग जाऊंगा, उनके लिए तो यही भारी चल रहा है। अब इसमें मैं यस सर। डेंसिटी डाल दूं, फिर मैं तुम्हें पोल पे ले जाऊं और एल्बिडो पैटर्न समझाने लगूं, तब तो आधे जाने क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, है ना? सबको साथ लेके चलना ना, धैर्य यस रखो, हर सर। एक चीज करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। मतलब ये मान के चलो कि मेरा सब्जेक्ट सबसे लंबा, सबसे कंसेप्चुअल, सबसे आराम से चलेगा, ठीक है? और ये चीज आप देख सकते हो, मैं वो घड़ी देख के पढ़ाता नहीं कि 1 घंटा हो गया अब चलो घर, फिर पढ़ेंगे। जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, अभी बैठे रहोगे, मैं भी बैठा रहूंगा। चलिए सर, तो पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है, पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है, सर्शन रीजन वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्लियर है? सबका साथ सबका विकास। हाँ भैया, चलो इतना क्लियर है? यस सर। प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बच्चे आपको याद रखना है कि इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो एवरेज हाइट है बच्चे, वो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। 13 किलोमीटर के आसपास। बट इक्वेटर पर ये एक्सटेंड हो जाता है, यानी फैल सकता है, एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर। और पोल्स पर बच्चे ये मिनिमम हो जाता है, दैट इज इसकी जो सर हाइट आपका है वो वॉइस मिनिमम हो ब्रेक जाती है। हो रहा है। भैया ये प्रॉब्लम सबके साथ है? सर यस यस सर। सर। यस सर। अभी भी ब्रेक हो रहा है? नो सर। अभी भी? क्लियर। नो नो सर, अभी नहीं हो रहा। सर थोड़ा सा ब्रेक हुआ था बस। थोड़ा सा ब्रेक हुआ था? अच्छा ठीक है, जगह ही चेंज करनी पड़ेगी यार, बात नहीं। सर पोल्स पर मैं आपको ये बता रहा था कि जो ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट होती है, वॉइस ब्रेक होगी, मैं चीजें रिपीट कर दूंगा, परेशान मत हुआ करो। जो भी आपकी चीजें, यानी कि ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो है सर 13 किलोमीटर। इक्वेटर पर ये एक्सटेंड हो जाता है, यानी फैलाव कर लेता है अपना लगभग 18 किलोमीटर तक, एंड पोल्स पर ये घट के हो जाता है सर लगभग 8 किलोमीटर तक। तो कल को स्टेटमेंट में दे सकता है कि ट्रोपोस्फेयर की मिनिमम हाइट आपको 8 किलोमीटर और मैक्सिमम 18 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो क्या लगा लोगे? आंसर लगा लोगे?
यस सर बिल्कुल। सर बताओ, बताइए सर, यस डन है इतना? यस सर। यस अब सर। आओ तुम एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर। बच्चे इस कॉन्सेप्ट में परेशान रहते हैं, 5 से 6 मिनट दो, पूरा कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह क्लियर। चलो वापस बनाओ सर ये धरती की सतह। ये सतह आपको इतना परेशान करेगी कि आपने सोचा भी नहीं। अच्छा, मैंने आप लोग से ईयरबड्स मांगे थे यार, मतलब भेजे तो बढ़िया बढ़िया, बट थोड़ा सा मतलब जैसे कि बड़ा ही ऑर्डिनरी टाइप का था, मजा नहीं आया। मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ, मैंने ना अपने लिए कल खुद ही एक पसंद किया, तो अभी मैं दिखाता हूँ क्लास के बाद। ऑर्डिनरी मतलब तो तुम 1500-1700 लगा रहे हो, तो अभी लगना भी चाहिए कि हाँ यार उतने का है। ठीक, मेरे पास जो अभी ईयरफोन है वो इसका है, JBL का। JBL सुना है किसी ने? यस सर। सर हाँ सर। मेरे पास है अभी JBL का। वन ऑफ द बेस्ट है सर। JBL यस सर। 3 साल हो गए, वन ऑफ द बेस्ट। कितना घिसो और हद है यार। चलो, ये है सर आपका सन। अरे मेरा है भी नहीं भाई, वो उधार मांग के लाया हूँ किसी ने। ठीक है, मांगा नहीं मतलब दिया है, अपने बहुत क्लोज इंसान ने। वैसे जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। सर क्लोज इंसान ही देते हैं सर। क्लोज इंसान मेल भी हो सकते हैं वैसे, हाँ फॉर सर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सर मैं मेल का ही बोल रहा हूँ। नहीं, शक्ल से नहीं लग रहा आपकी। चलो वापस टॉपिक की तरफ। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट ध्यान से समझो। ये क्या है सर? वही शॉर्ट वेव, सूर्य ताप भी आप इसे कह देते हैं, इंसोलेशन का भी नाम आप इसे देते हैं। शॉर्ट वेव इंसोलेशन, ठीक है, एक ही बात। चलो अब मुझे एक चीज ये बताओ, लैंड में भैया क्या होगा सर? ये वार्म, यहाँ क्या है? CO2, 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 CO2। अभी मैंने आपको एक लाइन पढ़वाई थी, जैसा सरफेस वैसी हवा। वार्म सरफेस तो वार्म हवा है ना। अभी इस पूरी स्टेटमेंट को हम और अच्छे से खोलेंगे बट कल की क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, जैसा सरफेस वैसी हवा। तो सर अगर वार्म सरफेस है तो कैसी हवा? वार्म हवा। वार्म एयर। यानी यहाँ की जो एयर है, मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ की सर जो एयर है दैट इज वार्म, दैट इज वार्म। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये निकलने की कोशिश करेगी? वार्म एयर है तो यस सर। ठीक है, निकलने की कोशिश करेगी। यस सर। एक चीज ये बताओ, जितना ये ऊपर जाएगी है ना, कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगा, कुछ ऊपर निकलेगा। बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि सर जितना आपकी रेडिएशन ऊपर जाएंगी, लिख लो ऐसे हिंदी में, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझो, जितना ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना आपका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। उतना टेम्परेचर कम होगा। सर टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? सर ऊपर वो एयर नहीं है ना, ऊपर बेसिकली देखो एयर तो है ऑफ कोर्स, बट एयर में आपको वो गैसेस देखने को नहीं मिल रही। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ज्यादा खिंचाव है गैसेस का, वो आपको इस एरिया में देखने को मिल रहा है। जितना आप ऊपर जाते जाओगे, जितना बच्चे आप ऊपर जाते जाओगे, ये गैसेस लगभग ना के बराबर है, ये गैसेस लगभग ना के बराबर हैं। तो मुझे बताओ भैया, नीचे आपको अगर गर्मी देखने को मिल रही है तो उसमें एक प्रमुख कारण मैंने आपको बताया कि सर रेडिएशन भी ब्लॉक हो रही है। जितना ऊपर जाओगे वहां रेडिएशन कौन ब्लॉक करेगा?
वहां रेडिएशन कौन ब्लॉक करेगा? तो सर ऊपर एक तो रीजन ये भी है कि टेम्परेचर क्यों आपका कम हो रहा है, बिकॉज रेडिएशन ब्लॉक ही नहीं हो रही आपकी, रेडिएशन आपकी ब्लॉक ही नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हो, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। यस क्या सर। इस बात से आप एग्री करते हो? यस सर। यस सर। अच्छा याद रखना, ये यस हम सर। ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फीयर मतलब सर ये 8 किलोमीटर के एरिया से लेके 18 किलोमीटर के एरिया के आसपास, ठीक है? हम इतने एरिया की बात कर रहे हैं अभी, उससे बियॉन्ड मत जाना अभी के लिए। जी सर। मुझे बताओ क्या इस एरिया में 8 किलोमीटर से लेकर सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ इधर आ रहा है अभी। यस सर। यस सर आप ये अलग समस्या है जीवन की, पता नहीं मेरी क्लास में क्यों होता है। सर वाईफाई नया वाला लगवा लो सर। दे पैसे भैया, इससे फीस डबल लो, डबल लो पैसे इससे। भाई जी। देखो, वाईफाई ना, वाईफाई लगवाया मैंने 6-7 महीने पहले, साल भर मान लो तुम। अब मैं अगर साल भर में वाईफाई चेंज करने लगा, फिर तो हो गया। एक तो बड़ी मुश्किल से इधर पे वाईफाई लगता है, उसका एक अलग तामझाम है, अब कहाँ ठीक पे है? हो सर? सर एक काम कर सकते हैं, आप वाला मुझे दे दो, आप नया लगवा लो। ले लो एक्सचेंज ऑफर में। मेरे को 5 में पड़ा था, तेरे को मैं 10 में दूंगा, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, प्लस में अपने टैक्सेस, तो जोड़ तोड़ के 20,000 अभी खाते में भेजो, फिर सोचता हूँ। सर रहने दो फिर। उसमें से 5 का वाईफाई लगवाऊंगा, 15 का नया फोन खरीदूंगा। काफी सेल चल रही है आजकल फ्लिपकार्ट पे। चलो वापस टॉपिक की तरफ। यस सर। सर जितना हाइट बढ़ा रहे हैं उतना हमारा टेम्परेचर कम हो रहा। जैसे जैसे आपकी रेडिएशन ऊपर जा रही, सर वो गैसेस नहीं है, वो गैसेस नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जब वो गैसेस नहीं है तो बेसिकली आपकी रेडिएशन ब्लॉक नहीं हो रही, रेडिएशन ब्लॉक नहीं हो रही तो टेम्परेचर बेसिकली आपका कम होता जा रहा है, यानी वातावरण आपका ठंडा होता जा रहा है। सर टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर कम हो रहा है, मैं इसके लिए वर्ड यूज करता हूं लैप्स। लैप्स हो रहा है, कम हो रहा है, लैप्सिंग, कम होना, टेम्परेचर आपका लैप्स हो रहा है, ठीक है? अच्छा जब ये टेम्परेचर कम होगा तो क्या इसका कोई रेट होगा? रेट मतलब सर 1 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री कम हो गया, 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, क्या ये रेट होगा? क्या ये डिजिट्स होंगे? क्या ये डिजिट्स होंगे? बताओ भैया, टेम्परेचर कम हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगा कितना कम हो रहा है, तो आप मुझे बताओगे कि सर 10 डिग्री कम हो रहा है, 20 डिग्री कम हो रहा है, 30 डिग्री कम हो रहा है। क्या आप एक रेट बता रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। क्या आप मुझे एक डिजिट्स, एक रेट बता रहे हो? यस सर सर। वर्ड आ गया लैप्स रेट, वर्ड आ गया लैप्स रेट। अब सर ये नॉर्मल सी कंडीशन है आपकी, नॉर्मल कंडीशन, हाइट बढ़ा रहे हो टेम्परेचर कम हो रहा है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सी कंडीशन, वर्ड आएगा सर नॉर्मल। जी हाँ, नॉर्मल लैप्स रेट। इसी को आप कभी कभार इसी को बच्चे आप कभी कभार पॉजिटिव लैप्स रेट भी कह सकते हो, पॉजिटिव एलआर। सर पॉजिटिव कब होगा? जब हाइट के साथ टेम्परेचर घटे। अच्छा अगर मुझे एक चीज ये बताओ, अगर आपका हाइट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हाइट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो क्या मैं उसको नेगेटिव लैप्स रेट में डाल सकता हूं जी कि सर सर। यहाँ पे आपका जो लैप्स रेट है वो यस सर। नेगेटिव में जा रहा है? यस सर। सर। ठीक है, अभी लैप्स रेट कैसा है सर? पॉजिटिव। हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा है, हाइट बढ़ाओ टेम्परेचर घटेगा, पॉजिटिव लैप्स रेट, जिसको आप नॉर्मल लैप्स रेट भी कह सकते हो। सर ये कितना होता है? सर ये कितना होता है? ये होता है बच्चे 6.5, ये क्या हो गया? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर।
प्रति किलोमीटर। यानी जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ोगे आपका जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे देखना चाहते हो कि सर 1 डिग्री सेल्सियस कम हमारा कम होगा, तो जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर बढ़ोगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। ये देखते देखते आपको जब आप एकदम ट्रोपोस्फेयर की मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हो तो आपको टेम्परेचर लगभग -60 के आसपास देखने को मिलता है। यहां पे आप देख भी सकते हो, अच्छा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे आप ऊपर बढ़ते हो ये टेम्परेचर आपको लगभग -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। यानी मैं आपसे पूछूं, जब आप एकदम उच्चतम हाइट पे पहुंच जाओगे ट्रोपोस्फेयर के बॉर्डर पे 18 किलोमीटर के आसपास वाले एरिया में, तो टेम्परेचर वहां आपको -50 से -60 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है। आई समझ? क्या ये लैब से क्लियर है? बताइए यस सर, सर। क्या इतना यस सर। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? सर एनसीईआरटी की सर। लाइन को देखते हैं एक बार कि हमारी प्यारी एनसीईआरटी क्या कहती है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है सर। एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, एक्सटेंड्स रफली 8 किलोमीटर नियर पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, ठीक है सर। हाँ जी, कमाल की लाइन है ये। Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great heights by strong convectional currents. कन्वेक्शनल करंट्स वाला रीजन मैं इसीलिए कह रहा था कि आने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज आपकी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी इस चीज को मेंशन करती है। 2 फैक्टर्स तो मैंने आपको सरप्लस में बता दिए। एनसीईआरटी मेंशन करती है कन्वेक्शनल करंट्स को, देख लो। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके लिए नोट्स है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए बस। अच्छा, वैसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्लास के बाद एक बार रीड करना, कनेक्टिविटी फिर देखना। चलो, दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। भैया सिंपल सी बात है, गर्मी है आपकी, ठीक है सर। कुछ तो यहाँ पे चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं CO2 की वजह से, कुछ तो यहाँ पे चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहां लिख सकता हूं मैं कि सर धूल की जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स आपका हो गया। और क्या है सर, और क्या लिखा था? डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ वी हैव वाटर वेपर, वी हैव वाटर वेपर, वो आपको इस लेयर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, ठीक है भैया। सर जो भी आपके वेदर फिनोमिनास होते हैं, जो भी आपका क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा हो रहा है, वो इसी एरिया में तो हो रहा है, बिकॉज सर गैसेस तो आपको इसी एरिया के आसपास देखने को मिल रही है। सर जब गैसेस हैं वही तो बेसिकली एक तरीके से आप कह रहे हो कि सर जैसे उनका अमाउंट बढ़ रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा रही है, रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको आप क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट कर सकते हो। खैर, ये सभी पॉइंट्स हैं। द टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी चेंज द कलर। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जीने के लिए जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए ये लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? आप जरा एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लो, कहीं पर भी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया कि सर आपकी जो एरोप्लेन्स होती हैं, हवाई जहाज, वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करती हैं। क्यों नहीं मेंशन किया? भैया बादल गरजना, दुनिया भर की वेदर एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, सब तुम्हें इसी लेयर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कहां जहाज उड़ा दोगे इसमें, फिर उड़ेगी नहीं, वो डगमगाएगी और तुम छाती पीटोगे, काश 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 जीवन की आखिरी इच्छा पहले पूरी कर ली होती, ठीक है। तो याद रखना, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि एरोप्लेन्स एक्सेट्रा आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को नहीं मिलेंगी। डन है? यस सर। चलिए स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ आप मूव करते हैं। डायग्राम देख लो एक बार, इस लेयर की मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, ये देखो स्ट्रेटोस्फेयर। चलो, ये आखिरी लेयर है जिसपे हमें थोड़ा सा समय व्यतीत करना है। इसके बाद 10 मिनट में तीनों लेयर्स खत्म, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं।
चलो, ये बच्चे आपका क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर। बीच में इसको बनाते हैं, ठहरिए लेयर बनाते हैं। चलिए सर, यहां पर लगभग 18 किलोमीटर तक क्या देखने को मिलेगा? ट्रोपोस्फियर। अरे बताइए, ट्रोपोस्फेयर। जरा टेम्परेचर बताओ, जरा टेम्परेचर बताओ। -60 तक हो सकता है सर बॉर्डर। -60 तक एक्सटेंड हो सकता, -60 डिग्री सेल्सियस। आप देखो, ट्रोपोस्फेयर आपका जहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, वर्ड देखो कैसे बनाते हैं सर। यहां पर हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, ट्रोपो खत्म क्या हो रहा है सर, ट्रोपो खत्म के लिए क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, रुक रहा है। क्या मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं कि सर चीजें रुक रही हैं वहां पे, ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो रुक रही है, पॉज हो रही है। तो सर वर्ड आ गया आपका ट्रोपोपॉज। व्हाट इज ट्रोपोपॉज? लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। व्हाट इज ट्रोपोपॉज? लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए, उसके बाद सर लगभग आप मूव ऑन करोगे 50 किलोमीटर तक, यानी 18 से तुम बढ़ जाओ 50 किलोमीटर के आसपास, आपको सर लेयर देखने को मिलेगी, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। सर व्हाई स्ट्रेटोस्फेयर सॉरी, व्हाई स्ट्रेटोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट? बच्चे यहीं पर आपको देखने को मिलती है वो, हाँ हाँ वही ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सर कैसे? भैया यहां पे आपका प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। देखो ओजोन बनता कैसे, सबसे पहले वो देख लो। ऑक्सीजन है, सूर्य से इंसोलेशन आती है, देख रहा हूं मैं यहाँ पे इंसोलेशन। इंसोलेशन आई सर, ये बेसिकली इसको ब्रेक डाउन कर देती है, ये टूट जाता है सर O+O में, बट O2 आपका अभी भी बचा हुआ है। भाई कुछ को इसने तोड़ा, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर उतनी इंसोलेशन नहीं पहुंच पाई, तो O2 आपका बचा है। तो ये एक ऑक्सीजन आपका कंबाइन कर जाता है इस बचे हुए O2 के साथ और बना क्या लेता है सर, O3। O3। एंड इसी O3 को बच्चे आप कहते हो ओजोन। सर व्हाई दिस ओजोन इज इंपॉर्टेंट? बच्चे ये यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है, सन से आने वाली जो हार्मफुल रेस हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सर ये यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है। अभी आपने एक क्लाइमेट चेंज में इशू पढ़ा होगा, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन, कि सर ओजोन की परत में छेद हो रहा है। अब ये कंसर्न वाली बात इसलिए बिकॉज अगर आपकी यूवी रेडिएशन ब्लॉक नहीं होगी और धरती पर सीधी आएगी, तो एक तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है, और गर्मी बढ़ेगी सर, हम जाएंगे कहाँ, जल जाएंगे हम तो। जी हाँ, ठीक है, इवन यूवी रेस इज अ कॉज ऑफ स्किन कैंसर टू, अगर डायरेक्ट आ रही है, यस सर। ठीक है। तो ये सभी चीजें इस वजह से आपका स्ट्रेटोस्फेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस में सर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ये एरोप्लेन्स वगैरह, एयरप्लेन्स वगैरह देखने को मिलेंगी। पायलट वगैरह कोशिश करते हैं कि नॉर्मली हम स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास ही रहें, इस वाले रीजन के आसपास। आप सुनो इसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, स्ट्रेटोस्फेयर में ध्यान से देखना, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है सर, आपकी इंसोलेशन दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये क्या हो रही है सर, ब्लॉक हो रही है। नीचे लिखता हूं मैं, यूवी रेज आर गेटिंग ब्लॉक्ड। कौन ब्लॉक कर रहा है सर, कौन ब्लॉक कर रहा है सर, ओजोन। ओजोन लेयर। ओजोन। अच्छा अब थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ, यूवी रेस क्या गर्म होगी? यस जैसी सर। बात है सर, अभी Yes, सन से sir. आ रही है तो गर्म होगी, एंड काफी ज्यादा गर्म होगी। तो सर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हो,
इस हॉट लेयर की वजह से ये जो ओजोन ब्लॉकेज कर रहा है यूवी रेस का, इसकी वजह से सर वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। स्टेटमेंट आई भैया, स्टेटमेंट क्या आई सर? स्ट्रेटोस्फेयर इज रिलेटेड टू द नेगेटिव लैप्स रेट। स्ट्रेटोस्फेयर इज रिलेटेड टू द नेगेटिव लैप्स रेट। जी हाँ Yes, sir. सर, यहाँ पे आपका लैप्स रेट कैसा हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। यस सर नेगेटिव। नेगेटिव लैप्स रेट आई समझ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? तो 3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि सर रफली 50 किलोमीटर के आसपास ये एक्सटेंड हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है। सर ओजोन लेयर बन कैसे रही है? बेसिकली वो ओजोन कैसे बन रहा है? सर O2 है, धूप आई, उस पर इंसोलेशन आई, सूर्य ताप आया, वो टूटा, बचे हुए जो ऑक्सीजन थे उसके साथ कंबाइन होकर O3 बना लिया। ठीक है सर, O3 यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक कर रही है, जो कि काफी ज्यादा गर्म होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि डायरेक्टली सन से आ रही है। सर इसकी वजह से जैसे जैसे हम इसमें हाइट बढ़ा रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी यूवी रेडिएशंस ब्लॉक हो रही हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में गर्मी बढ़ रही है। तो इसमें जैसे जैसे बच्चे हम हाइट बढ़ाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा सर। टेम्परेचर बढ़ेगा हाइट के साथ, तो उसको हम कहेंगे सर नेगेटिव लैप्स रेट। क्लियर है क्या? यस सर। डन 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 डन। यस सर। यस सर। तो सर 3 Yes, पॉइंट sir. स्ट्रेटोस्फेयर में एयरप्लेन्स देखने को मिलेंगी, नेगेटिव लैप्स रेट होगा, ओजोन लेयर हमें इसमें देखने को मिलती। अब कल को जब मैं तुम्हें क्लाइमेट चेंज में ओजोन लेयर डिप्लेशन पढ़ाऊंगा, तो एटलीस्ट तुम्हें कहानी पता है कि सर ये चीजें कहां पे हो रही। इसीलिए कहता हूं पहले ज्योग्राफी पढ़ो, तब इन्वायरमेंट में आना। अभी इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं। लो भैया, संतुष्टि के लिए पढ़ लो, 10 मिनट और लगेगा क्लास में, चीजें समाप्त। सर द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। बात वही है, ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं? बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। Air temperature at tropopause is about -80 degree over the equator and about माइनस, ये लाइन छोड़ दो, बकवास है। कहां तक छोड़ना है इसको? यहां तक छोड़ो। लेकिन यार एक काम करो, बकवास नहीं, पढ़ना पड़ेगा। एक पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर जो आपका रहेगा ट्रोपोपॉज पे, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो पूछ सकता है, टेम्परेचर भैया आपका लगभग कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है भैया, टेम्परेचर आपका जो है वो लगभग कांस्टेंट के बराबर होगा। क्यों? इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, बहुत इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है, पोल पर डिस्टेंस कम है। जायज सी बात है कि सर यहाँ पे माइनस में ज्यादा जाएगा, यहाँ पे माइनस में कम जाएगा। सर माइनस में क्यों जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट है, तो इसका कंडीशन वो आपका पॉजिटिव एलआर से भी बना सकता है, दैट इज पॉजिटिव लैप्स रेट से भी बना सकता है। इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया तो ठीक है, वरना चुपचाप दिमाग में बैठा लो कि सर टेम्परेचर आपका ट्रोपोपॉज के आसपास कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, पीएचडी करनी होगी, यस सिलेक्शन सर। के बाद कर लेंगे। सर स्ट्रेटोस्फेयर कहां पे आ गया? हाँ, द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज, एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फीचर सर ओजोन लेयर। This layer absorbs ultraviolet radiation and shields life on earth from intense harmful form of energy। बात वही है कि सर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। हाँ विषय घूम लो घूम लो घूम लो, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या है, होती रहेगी, वो सेकेंडरी चीजें हैं जीवन में। थोड़ा सा हम बाहर घूमेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। आम है पेड़ पे, तोड़ लो चढ़ के, वो भी खाओ बैठ के, चटनी उटनी बनाओ, 10-15 रोटी लो, खाओ पियो सो। महंगी नहीं ले रहे हैं आप काफी। जी हाँ, हाँ जी ये क्लियर है। इसमें ये एक लाइन बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सर ट्रोपोपॉज के आसपास टेम्परेचर हमें लगभग कांस्टेंट देखने को मिलेगा, और उसका कनेक्शन पॉजिटिव लैप्स रेट से है। ठीक है, यस सर। कितना स्लाइड बचा है? 2 स्लाइड बचा है, 3 लेयर है, खत्म करते हैं जल्दी से। सर तीसरी लेयर बच्चे आपको देखने को मिलेगी मीजोस्फेयर। इसमें सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है।
मीजोस्फीयर। ठीक है, अब सुनो सर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे बच्चे आप ऊपर जाते जा रहे हो, मुझे ये बताओ आपकी गैसेस कम हो रही हैं? अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं लगभग 80 किलोमीटर तक की, 80 किलोमीटर। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, क्या मेरी गैसेस कम हो रही हैं? यस सर। अगर मेरी गैसेस कम हो रही हैं, CO2 वगैरह वाली, तो जो रेडिएशन है क्या वो भी कम ब्लॉक होगा? तो सर इसी वजह से मीजोस्फीयर को आप नाम देते हो एज अ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों सर? बिकॉज रेडिएशन ब्लॉक ही नहीं हो रही। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप सुनो, कंफ्यूज आपको क्या कर सकता है, वो लिखेगा मीजोस्फीयर में उल्का पिंड एटसेट्रा बर्न होते हैं। अभी यूनिवर्स के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की नहीं है, तो मीटियोर्स आप सिर्फ इतना याद रखो कि सर बड़े बड़े आंख के गोले टाइप होते हैं, दैट्स इट। ठीक है सर, यहाँ पे मीटियोर्स आपके बर्न होते हैं। सर अभी तो आपने बताया कि कोल्डेस्ट लेयर है, बर्न हो रहे हैं यानी कि हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी यानी कि सर ये तो गर्म होना चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा बर्न हो रहे हैं, हीट पैदा हो रही है, बट ये जो बर्न हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं सर ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बर्न होने का रीजन आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि सर जब बहुत सारे आपके मीटियोर्स हैं, ये है 3 4 5 आ गए, अब यहाँ पे पहले से 1 2 मीटियोर्स थे, ये आके इससे टकराएगा, ये आके इससे टकराएगा। अब सर दोनों गर्म तो है ही, दोनों आपके सर गर्म तो है ही। जब गर्म है और आपस में टकराएंगे, थोड़ा सा इनके बीच में रगड़ा लगेगा, रगड़ा मतलब रगड़ा जाएंगे, है ना, ऐसे वो वाला, तो इनके बीच में सर हीट पैदा होगी, तो वो बर्न हो रहे हैं, हीट पैदा हो रही है ड्यू टू दी फ्रिक्शन। ठीक है, बट वो याद रखना, क्योंकि गैसेस नहीं है तो हीट आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। जब हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है यानी कि सर रेडिएशन वहां पे बहुत ही कम है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के लिए वो गैसेस है ही नहीं। इसी वजह से उसको आप कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कह देते हो। तो कल कोई फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट से, मीटियोर्स वाले कॉन्सेप्ट से अगर वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना है, लॉजिक लगाओ कि सर गैसेस कम है, हाइट पे हूं मैं बहुत, रेडिएशन कम है, तो अगर मान लो थोड़ी बहुत हीट है भी तो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तुरंत निकल जा रही, तो सर लेयर मेरी ठंडी ही होगी। क्लियर है? बताइए सर, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो, ये था सर आपका थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वैसे 1 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, बिना कहे अपनी जायदाद लिख देना मेरा नाम, थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो। इनविटेशन आ गया सर। क्या? इनविटेशन सर, इनविटेशन। हाँ हाँ, इनविटेशन। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो टॉपिक है, टाइम लगेगा, मैं तभी तक पढ़ाऊंगा, तभी तक मीन दी इट मीन्स कि तब तक पढ़ाऊंगा जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यस सर। फिर भले 12 12 घंटा आपको पढ़ना पड़े, मुझे एक बार सेटिस्फेक्शन मिल गई कि हाँ मैंने टॉपिक इनको अच्छे से समझा दिया है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितना रिवाइज करते हो। चलो, लेयर नंबर 4 दैट इज, हाँ बताओ, नाम पता है किसी को? सर ये लगभग आपकी जा रही है 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक। ठीक है बच्चे, इस लेयर को आप कहते हो आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में भी आपको 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है। तो ऑब्वियस सी है कि सर यहाँ पे लैप्स रेट आपका कैसे होगा? हाइट के साथ आपका, नेगेटिव। हाइट के साथ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस सर। हाइट के साथ आपका टेम्परेचर घट रहा है। वेल डन अमन रोशन, नेगेटिव होगा सर जी। हाँ नेगेटिव होगा। नो सर, डिक्रीज होगा। हाँ, ये कौन सा डिक्रीज लैप्स रेट कौन सा पढ़ाया मैंने? पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। हाँ, ये डिक्रीज लैप्स रेट कहाँ से आ गया?
नो सर, जब ऊपर जाएगा तब तो डिक्रीज होगा टेम्परेचर। अरे क्या डिक्रीज होगा? पॉजिटिव लैप्स रेट और नेगेटिव लैप्स रेट होगा क्या? टर्म बताओ। नेगेटिव। देखा, ऐसे थोड़ी ना कहता हूं मैं, हैं? देख लो, अभी पढ़ा है पॉजिटिव ही भाई। होगा नेगेटिव सर। और पॉजिटिव में कंफ्यूज है यार। हालदेर दिक्कत है। ठीक है सर हाँ, हालदम नहीं सर, हालदस सर। जो भी है दिक्कत है, बट हाँ सर, कर लूंगा सर। नहीं कर लूंगा, नहीं कर लेना है। जरा वो दिखाना तो, पढ़ ही रहा है कि चैटिंग फैटिंग चल रही है? दिखाना जरा कैमरा करके, किधर पे लिख रहा है? नोट्स तो बढ़िया बना रहे हो, बट थोड़ा सा उसको दिमाग में भी उतारो। कॉपी तो जाएगी नहीं साथ में, है ना? चलिए, यार लिख लो भाई, नहीं तो मतलब अलग ही दुख है आपके भी जीवन के। सर यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट होगा। अरे भैया, लेफ्टिनेंट बनूंगा सर, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। ओटीए जाऊंगा सर, ओटीए। पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है, अभी लिखवाना ही पड़ेगा मुझे। चलो सर, यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है। सर एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जो आपकी एनर्जी होती है उसमें आपको कहीं ना कहीं एटम्स देखने को मिलेंगे, एटम्स यस। देखने को मिलेंगे। बेसिकली सर यहाँ पे जब आपकी एनर्जी आ रही है तो वो एटम्स ब्रेक हो रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं आप आयंस का नाम देते हो। तो सर इसी वजह से ये लेयर आपकी आयनोस्फीयर भी कहलाती है। याद रखना, जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि सर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर यूज होती है? रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके लिए बच्चे आप लेयर का यूज करते हो, दैट इज आयनोस्फीयर। ठीक है, उसकी जो वेव्स वगैरह होती हैं रेडियो कम्युनिकेशन की, वो कुछ इस प्रकार से आती हैं, ऐसे, है ना? इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। ये आ रही है सर धरती के ऊपर। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आप ये चीजें यूज करते हो। अब यहाँ पे देखो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बना के रखी है, यानी कि अगर आपको कम दूरी के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसी के अंदर डी लेयर का यूज करोगे, आयनोस्फीयर की डी लेयर का। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मीडियम चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा दूरी बढ़ाना है, मीडियम, ठीक है, तो आप ई लेयर का यूज करोगे, आयनोस्फीयर का। और अगर आपको बिल्कुल ही हाई फ्रीक्वेंसी पे जाना है तो बच्चे आप लेयर यूज करोगे, दैट इज एफ लेयर। क्लियर है? तो ये तीनों लेयर साइनोस्फीयर की याद रखना, डी, ई एंड एफ। डन है? बताइए, डन है? अब सर यहाँ पे आयंस एक्सेट्रा हैं और थोड़ा सा सूर्य के भी आप करीब हो तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर सर आपका बढ़ेगा। तो लैप्स रेट कैसा होगा? हाइट बढ़ रही है सर, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो लैप्स रेट हो जाएगा नेगेटिव लैप्स रेट। डन? डन। नेगेटिव लैप्स रेट, एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर आखिरी सर लेयर है बच्चे आपकी, यस एक्सोस्फेयर। सर। ना, मेरा आवाज कट गया था, जरा फिर से बोलना ना। नेगेटिव कैसे होगा? हाँ भाई, तो मैं सोचूं किसी ने बोला क्यों नहीं, काइंडली रिपीट सर, काइंडली रिपीट। चलो लो, नेगेटिव कैसे होगा? देखो एटम्स हैं, आयंस हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। हाइट जैसे जैसे बढ़ा रहे हो सूर्य के भी करीब जा रहे हो, हाइट आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो सूर्य के भी करीब जा रहे हो, ठीक है? तो दोनों ही केस में आपको वहां पे गर्मी देखने को मिलेगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हाइट के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको मैं नेगेटिव लैप्स रेट की कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है? सिंपल सा इतना याद रखो सर, आयंस पर, आयंस हैं, उनके बीच में हीट होगी, हाइट है, सन के मैं करीब हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा, बात खत्म। सर एक्सोस्फेयर, कुछ घिसे पिटे पॉइंट्स को पूछ सकता है कि बताओ आखिरी लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की, तो आई थिंक वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक्सोस्फेयर में याद रखना लैप्स रेट कैसा होगा? सर वही बात है, बिल्कुल अब मैं सूर्य के करीब आ गया हूं तो लैप्स रेट यहां पर भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव लैप्स रेट। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो नेगेटिव लैप्स रेट। प्लस में सर अगर आपसे फूले बढ़ के पूछ ले कि बताओ स्पेसशिप
हाँ वही जो आप टीवी में देखते हो, स्पेसशिप। और अगर आपसे पूछ ले फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स, ये कहां पर देखने को मिलता है? ये कहां पर देखने को मिलता है बताइए? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में देखने को मिलता है। इससे बाहर इसमें आपसे पॉइंट्स नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चे? इससे बाहर आपसे इसमें पॉइंट्स नहीं पूछेगा। डन है? यस सर। यस बताइए सर, डन है? एक्सोस्फीयर Yes, में sir. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज ऑफ दिस नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव सर। ठीक है, नेगेटिव लैप्स रेट। तो अगर मैं इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा चीजों को समराइज करना चाहूं, तो सर ट्रोपोस्फीयर में लैप्स रेट कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्ट्रेटोस्फीयर में नेगेटिव। नेगेटिव। मीजोस्फीयर में नेगेटिव। पॉजिटिव। 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 थर्मोस्फीयर में या आइनोस्फीयर में नेगेटिव। 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 थर्मोस्फीयर क्यों कह रहे हैं सर इसको? क्योंकि यहाँ से आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सोस्फीयर में सर बिल्कुल ही नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। बताइए, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। एक डाउट था, यस सर। हाँ वो पिक्चर में कर्मन लाइन है, वो कैसे? हाँ, यही तो है, यही है मेरा प्यारा स्टूडेंट। मुझे लगा ही किसी ने अभी तक पूछा क्यों नहीं। 3-4 बार मैंने पिक्चर दिखा दी भैया। करमान लाइन कुछ नहीं है, ये जो मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में आपको बॉर्डर वाला इलाका देखने को मिल रहा है ना, उसी को आप करमान लाइन कह रहे हैं। अब जिसने नाम रख दिया उसने अपने नाम पे रख लिया। अभी के लिए इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, ठीक है? हाँ, वो कुछ नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं आपसे, परेशान मत। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि इतने जटिल कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए? मतलब अगर आप ये चीजें अब्जॉर्व कर पा रहे हो तो अपनी दिमाग की कैपेसिटी बहुत अच्छी समझना। मैंने आपको इतने जटिल कॉन्सेप्ट्स हो, लैप्स रेट, इंसोलेशन, शॉर्ट वेव, ये सब छोड़ के तुमसे करमान लाइन पूछेगा नहीं जो सर। लूसेंट की किताब में दिया होता है? नहीं। पूछना होगा, यहाँ से पूछेगा यार, ठीक है? तो भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से समाप्त। कल हम लोग एयर और विंड की कहानी की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ग्लोबल विंड पैटर्न्स को डिस्कस करने की। ग्लोबल विंड पैटर्न्स 2 क्लासेस में डिस्कस होगा। अटेंड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू हॉस्पिटल पोस्टिंग्स। ओके, ऑल राइट तनुज। वर्ल्ड मैप की क्लास में मिलेंगे ठीक हम 2:20 पर। 2:20? नहीं सर, आज बच्चे हम मिलेंगे ठीक 2 बजे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है? तो उस मैथ की क्लास है ना सर, बोल रहे थे कौन सी क्लास है? यस सर। एंड मैथमेटिक्स। ये भैया आफ्टरनून में क्लास कहाँ से हो गई? सर सौरभ सर ने लिया, वो मैराथन कह रहे हैं। मैराथन ले रहे हैं आज 2:30 बजे से। अरे भैया अरे बोल दो, अभी नहीं, वो 3 बजे के बाद। सर आप बोल दो। भैया ये सब नई क्लास में है, ठीक है? या तो चलो अभी खत्म करो बांग्लादेश, आप हटाओ बोल देना। झंझट ही। एक काम करो ये सर, क्या भैया, एक्चुअली ना सौरभ सर बहुत मेहनती टीचर है, ठीक है? तो वो ऐसे मैराथन लेते रहते हैं। आफ्टरनून में नहीं यार, प्लीज नो। एक काम करो, 6 मिनट का ब्रेक, 12:30 बजे ठीक हम लोग मिलेंगे बांग्लादेश वाली क्लास में। बात खत्म, हटाओ। एकदम Yes, sir. सही। इसको निपटाते हैं, खत्म करते हैं। जी सर। थोड़ा पढ़ेंगे बट एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लेंगे, 45-50 मिनट, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर होगा। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, वरना सीधा क्लास में मिलते हैं। बांग्लादेश वाली क्लास के बाद कंबाइंड डाउट्स ले लूंगा। डन? जी सर। यस सर। एनी डाउट्स गाइस? नो सर। 12:30 sir. पे मिलते हैं सेम लिंक के ऊपर। रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर।